हेलो दोस्तों, मैं दिव्यदीप त्रिपाठी डीएलएड प्रवक्ता पुनः आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप देश में एक आंदोलन की श्रृंखला शुरू होती है। स्वदेशी आंदोलन होता है। स्वदेशी आंदोलन के बाद फिर मुस्लिम लीग का गठन होता है और आगे चल करके 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और इस प्रकार एक नेतृत्व के अभाव में, एक संगठन के अभाव में धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन जाके कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन इसका आगे चल के और भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बाद के समय में जब तिलक जी जेल से आज़ाद होते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है, ये अनुभव होता है कि हम लोग कांग्रेस वाले ये छोटे छोटे ग्रुपों में टूट जाएंगे और बाकी अन्य कांग्रेसियों को ये अनुभव होता है कि अगर हम छोटे छोटे इन ग्रुपों में टूट जाएंगे तो क्या होगा, हमारा कोई भी आंदोलन कमज़ोर साबित होगा। इस परिस्थिति को लेकर के आगे चल करके ये सभी गर्म दल और नरम दल जो दो हिस्सों में टूटे थे, ये सभी हिस्से मिलकर के एक हो जाते हैं। इधर मुस्लिम लीग जिसका गठन होता है 1906 ईस्वी में, पर्पज़ इसका क्या था कि मुसलमानों को लेकर के क्या करना, आपका जो ब्रिटिश सरकार है उसका समर्थन करना। लेकिन इधर जैसे ही उसी दौरान क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हम लोग जानते हैं कब से कब तक होता है, 1914 से प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है कि इंग्लैंड और जो तुर्की, इनके बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि इंग्लैंड जो था इनका अलग गुट था और ये तुर्की था, ये जर्मनी के गुट में था। चूँकि तुर्की जो था मुस्लिम जो भी कंट्रीज़ थे उनके जो खलीफा रहते थे इनसे संबंधित थे, तुर्की के शासन से संबंधित होते थे। तो इसलिए जितने भी मुस्लिम वर्ग उनको ये लगने लगता है, स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी सब कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण मुस्लिम लीग को ये लगने लगता है कि जो ब्रिटिश हैं वो किसका विरोध कर रहे हैं, इन मुस्लिमों का विरोध करना शुरू कर दी। अब धीरे धीरे मुस्लिम लीग का मोह भंग क्या होता है होना, ब्रिटिश सरकार से मोह भंग होना शुरू होता है और वो भी क्या होता है, कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिला करके आंदोलनों की शुरुआत करते हैं। और लखनऊ पैक्ट के द्वारा ये दोनों पार्टियां फिर एक साथ हो जाती हैं और दोनों मिलकर के विरोध प्रदर्शन करना शुरू होती हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ही क्योंकि ब्रिटिश सरकार बिजी हो गया था बहुत ज़्यादा, उसको युद्ध में अपना अब भारतीयों का सहयोग चाहिए था, तो उन्होंने भारतीयों को आश्वासन दिया कि ठीक है, युद्ध समाप्त होने जा दीजिए, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देना की शुरुआत करेंगे। चूँकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम लाए जिसको कहा था भारतीय सुरक्षा अधिनियम। कौन सा लाया? भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1915 में। इसमें ये प्रावधान किया गया कि किस प्रकार हम भारत में जो अलग अलग गतिविधियां हैं जो उसके युद्ध के समय में इसको समस्या ग्रसित कर सकती हैं, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भारत में छोटे छोटे जो क्रांतिकारी समूह जो रूस से ज़्यादा प्रभावित थे, रूसी विचारधाराओं से ज़्यादा प्रभावित थे, उनसे जो जिस तरह संगठनों का उदय हो रहा है, उन संगठनों पर कंट्रोल या नियंत्रण कैसे रखा जाए। ठीक है, तो भारत सुरक्षा अधिनियम लागू हो गया था 1915 में। ठीक है, उसी समय रूसी विचारधारा से प्रभावित होकर के भारत में क्योंकि इससे पहले भी ज़्यादा प्रभाव तो था इन क्रांतिकारी संगठनों का। हम देखते हैं कि 1905 से क्या हो गया, उग्र राष्ट्रवाद जो राजनीति में रह करके थोड़ा सा हड़ताल के द्वारा, थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन के द्वारा, ठीक है, आंदोलन के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी गुट थे जो उन्होंने क्या किया, जिन्होंने हथियार उठा लिया। उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया क्रांतिकारी संगठन। ये किसमें विश्वास रखते थे? ये रखते थे कि हिंसा के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम क्रांति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या देश के स्वराज या स्वशासन की स्थापना कर सकते हैं इन क्रांतिकारी संगठनों के द्वारा। अब ये क्रांतिकारी संगठन हथियारों के साथ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किए। कहीं अंग्रेज के गोदाम लूट लिए जाते हैं, कहीं इनके बैंक लूट लिए जा रहे हैं, कहीं अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया जा रहा है। ठीक है, तो इन क्रांतिकारी संगठनों का प्रभाव भी बढ़ता चला जा रहा था। अब अंग्रेज युद्ध में लिप्त थे, प्रथम युद्ध चल रहा था,
ठीक है। तो इन पर भी कंट्रोल करना अब इनके लिए जरूरी हो गया था, इन क्रांतिकारी संगठनों पर भी कंट्रोल करना जरूरी हो गया था, जिसके लिए भारतीय सुरक्षा अधिनियम लाया गया। उधर प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गया था कि अंग्रेजों को अब लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगा। अब ये इंग्लैंड वाले पैसा कहाँ से मांगेंगे, तो इंग्लैंड वालों ने पैसा क्या किया, भारत सरकार से मांगना शुरू कर दिया, जो उनका उपनिवेश था। अब भारत सरकार ने क्या किया, इनको पैसा देना शुरू कर दिया। पैसा कहाँ से लेगा, पैसा इकट्ठा करने के लिए कर्ज लेना शुरू कर दिया। कर्ज का निपटारा आप कैसे करेंगे, ये कर्ज का निपटारा लगाने के लिए इन्होंने जनता पर ज़्यादा से ज़्यादा लगान लगाना शुरू कर दिया, व्यापारियों पर कर लगाना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो आम जनमानस था, जो आम व्यक्ति थे, किसान वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, ये सभी लोग क्या होने लगे, इस सरकार से नाराज होने लगे। और नाराज होने के फलस्वरूप इन संगठनों ने, इन व्यापारियों ने किसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उन समूहों का सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो इन अंग्रेजों के विरोध कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्रांतिकारी संगठन हो गए, कांग्रेस मिलकर के, अब मुस्लिम लीग मिलकर के क्या कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस का समर्थन करना शुरू कर दिया। तो ये सब परिस्थितियों को देखते हुए अब ब्रिटिश सरकार के लिए यह जरूरी हो गया था कि क्या करे, यह इन पर नियंत्रण रखे, क्योंकि लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है, मुखबिरी ज़्यादा बढ़ने लग रहा है, इन क्रांतिकारियों को लोग सूचनाएं दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर धन रखा गया है, ये अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए अंग्रेजों को एक ऐसे नियम की ज़रूरत थी, क्योंकि भारत में भाई उस समय सुधार योजनाएं लागू हो गई थी, व्यवस्थापिका का गठन हो गया था, प्रांतों में अलग था, केंद्र में अलग था, तो मनमौजी तो नहीं हो सकता था। ठीक है, जो भी करना था, क्या करना था, संसद के थ्रू, व्यवस्थापिका के थ्रू कानून बना करके ही उन सब चीज़ों को किया जा सकता था। उस कंडीशन में जैसे ही 1919 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1915 बनाया गया है, ये काफ़ी नहीं है। इस पर कंट्रोल करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक सख्त कानून की ज़रूरत महसूस होगा। और इस सख्त कानून को लाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नया कानून बनाया, जिसको क्या कहा गया, जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से भारत में प्रसिद्धि प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इस रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका गठन कैसे होता है, ये प्रमुख कारण हम लोग पढ़ लिए जिसके कारण यह रॉलेट एक्ट बनता है। ठीक, अब इसके गठन के बारे में करेंगे। चूंकि ब्रिटिश सरकार परेशान थी क्रांतिकारियों से, उन पर कंट्रोल लगाना शुरू हुआ था। ठीक है, इनका केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर इंग्लैंड में अलग हम देखते हैं कि अलग अलग संगठन बन रहे हैं, उन पर कंट्रोल किया जाता है। कनाडा में हमने देखा कि वहाँ पर एक जहाज़, जो इस पर ये लगता है कि इस पर क्रांतिकारी संबंधित हो सकते हैं, उस जहाज़ को कनाडा से वापस भारत भेजा गया, जहाँ पर जहाज़ के सभी लोग गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह घटनाएं धीरे धीरे चल रही हैं। तो उस कंडीशन में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया भारत सरकार के तत्वाधान में कि हमको क्या करना है, एक ऐसे सख्त नियम की ज़रूरत महसूस होगी। ठीक है, तब लॉर्ड चार्म्सफोर्ड के कहने पर एक कमेटी का गठन किया जाने का निर्णय लिया गया। अब कमेटी में की अध्यक्षता भी कोई करेगा। तब संपर्क किया गया उस समय हाई कोर्ट के, ठीक है, इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज थे सिडनी रॉलेट। ठीक है, तो इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज थे, कौन थे, सिडनी रॉलेट। इनसे कहा गया कि आप एक कमेटी बनाइए, इस कमेटी के द्वारा आप क्या करेंगे, 2-3 चीज़ें, आप क्या चीज़ें इंक्वायरी करेंगे। पहला क्या इंक्वायरी करेंगे कि भारत में ये जो षड्यंत्र हो रहे हैं, ठीक है, इनको कैसे हो रहा है, इसके पीछे मेन मोटिव्स क्या है, और दूसरा इन षड्यंत्रों पर कंट्रोल या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, तो इन पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। ये 2 चीज़ें पता करनी थी किसको, सिडनी रॉलेट में। अब सिडनी रॉलेट के तत्वाधान में क्या होता है, एक कमेटी का गठन होता है। इस कमेटी का नाम होता है सेडिसन कमेटी। यहाँ लिखते रहे, इस कमेटी का नाम क्या होता है, सेडिसन
कमेटी। गठन कब होता है? गठन होता है 10 दिसंबर 1917 ईस्वी को। ठीक है, अब कमेटी बन जाती है, कमेटी अपना काम करना शुरू करती है। ठीक है, सॉरी, रिपोर्ट में कहा क्या गया था? रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जितनी भी ये उग्रवादी या चरमपंथी घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ग हैं जो इन क्रांतिकारियों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसे न्यायालय बनाने की ज़रूरत है, और कोई भी अगर शिकायत कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करके क्या किया जा रहा है? न्यायालय के समक्ष लाया जा रहा है। न्यायालय प्रक्रिया में काफ़ी लंबी प्रक्रिया चल रही है। लोग निचली न्यायालय में क्या है कि लोग जमानत प्राप्त कर रहे हैं, फिर उसके खिलाफ ऊपर जा रहे हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया चल रही है, इतना ज़्यादा लंबा चल जा रहा है कि लोगों के मन में इस न्यायालय के प्रति डर समाप्त हो गया है। लोग आराम से चाह रहे हैं कि किसी को अगर पकड़ा जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो कोई सबूत दे करके या कोई पैसा दे करके या जमानत लेकर के वो जेल से छूट जा रहा है। तो जनता के मन में डर पैदा करना जरूरी है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया गया कि हम क्या बनाएंगे, एक सख्त कानून बनाने की जरूरत महसूस होगी। और उस समय भारत के केंद्रीय विधायिका में, ठीक है, या हम कह सकते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका, या हम इसको सरल भाषा में कह दें कि संसद में इसको प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट को एक कानून के रूप में बना करके इसको क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत कब किया गया? फरवरी 1919 ईस्वी में यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के आधार पर 2 कानूनों को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट और सेकंड। अब भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जितने भी व्यवस्थापिका सभा में जितने भी भारतीय थे, या व्यवस्थापिका के बाहर जितने भी भारतीय थे, सबने इसका विरोध करने की शुरुआत कर दी। इस विरोध के फलस्वरूप, क्योंकि बिल को पास करना जरूरी है कानून बनाने के लिए, तो पहला तो कैंसिल हो गया, पहला पास नहीं हो पाया। लेकिन ये जो दूसरा आपका कानून था, वो अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार ने इसको पास करा लिया। कब कराया? मार्च 1919 में, और 18 मार्च 1919 को यह कानून के रूप में भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत हो गया। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम। लिख देते हैं हम, क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम 1919। और यह भारतीयों के बीच यही अधिनियम, जिसका नाम था क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम 1919, भारतीयों में यह प्रसिद्ध होता है रॉलेट एक्ट के नाम से। ठीक है, तो इस तरह रॉलेट एक्ट का निर्माण हो गया। अब इस रॉलेट एक्ट को इतने कठोर प्रावधान थे कि भारतीयों ने इसको काला कानून कहना शुरुआत कर दिया। तो इसके अनेक नाम हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट नाम है, काला कानून नाम है। ठीक है, इसमें प्रावधान क्या थे जिसके कारण पूरे भारतीय इसका विरोध कर रहे थे? तो प्रावधान हम समझते हैं इसके मेन प्रावधानों के बारे में। ठीक है, सबसे पहला जो प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, मतलब केवल उसके ऊपर शक हो, केवल संदेह हो, उसके आधार पर क्या क्या किया जा सकता था, इसको समझिए इस कानून के आधार पर। पहला, अगर किसी भी व्यक्ति पर संदेह होता है कि वह क्रांतिकारी है, तो क्या किया जा सकता है? पहला तो उसको नज़रबंद किया जा सकता है, उसके घर में कहीं भी उसको नज़रबंद किया जा सकता है। कितने टाइम पीरियड के लिए? अनिश्चितकालीन, मतलब उसका कोई टाइम नहीं है। सरकार को जब तक लगे कि इसको नज़रबंद रखना है घरों में, वो इसको कानून के तहत क्या कर सकता है? नज़रबंद कर सकती है। अगर वो जेल में डालता है उसको, तो कितने वर्ष के लिए जेल में? 2 वर्ष के लिए बिना कुछ कहे उसको क्या करेगा? उसको जेल में डाल देगा। और इसके लिए अगर सरकार को चाहिए तो उसको उस पर किसी भी निचली अदालत में मुकदमा चलाने की ज़रूरत नहीं है, अब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है,
जिस व्यक्ति को अगर मान लीजिए किसी को क्रांतिकारी के शक में अगर उसको गिरफ्तार किया गया है, तो भाई हमको मान लीजिए गिरफ्तार किया गया किस काम के लिए, तो हमको दो चीज़ तो बताया जाएगा कि किस धारा के अनुसार हमको गिरफ्तार किया गया है, उसी अनुसार तो हम केस लड़ेंगे, और दूसरा किस व्यक्ति ने हमारी शिकायत की है। लेकिन इस रॉलेट एक्ट में प्रावधान किया गया कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको ये नहीं बताया जा सकता है कि उसको किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, उसको जानने का अधिकार नहीं होगा, और किस व्यक्ति ने उसकी शिकायत की है, उसका शिकायतकर्ता कौन है, इसके बारे में भी इस व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये क्रांतिकारी है, ये क्या कर सकता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। तो ये दो प्रावधान बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब हमको गिरफ्तार किया गया है, किस धारा में गिरफ्तार किया गया है, क्यों गिरफ्तार किया गया है, किसके कहने पर शिकायत पर किया गया, ये भी हमको जानने का अधिकार नहीं होगा। एक स्पेशल न्यायालय की स्थापना किया गया, विशेष न्यायालय की स्थापना किया गया। उस न्यायालय के जज कौन होंगे, वो निचली अदालत नहीं होगा, ठीक है, वो कोई भी एक निचली अदालत नहीं होगा, स्पेशल जज होगा जिसमें 3 हाई कोर्ट के जज रहेंगे। इनका निर्णय जो भी होगा, उसका अपील कहीं भी नहीं किया जा सकेगा। तो इनके निर्णय, जो वकील जज रहेंगे, इनका न्यायालय जो निर्णय देगा, इसका अपील आप कहीं भी नहीं कर सकते हैं, मतलब उनका निर्णय क्या होगा, सर्वमान्य होगा, ठीक है। तो इतने कठोर प्रावधान हम देख रहे हैं इस एक्ट में रखने गए हैं। और कौन कौन सा कठोर प्रावधान रखा गया है, ये तो हो गया उन व्यक्तियों पर जिन पर क्रांतिकारी होने का शक था। अब आम जनता पर क्या रखा गया, क्यों आम जनता या कांग्रेस वाले इसका विरोध करने लगे। इसमें कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तरह का संदेह होता है कि वह क्या कर रहा है, क्रांतिकारियों का मदद कर रहा है, क्रांतिकारी का क्या कर रहा है, किसी भी क्रांतिकारी का मदद कर रहा है, तो सरकार इस एक्ट के द्वारा उसके किसी भी विशेष जगह जाने पर रोक लगा सकता है। विशेष जगह जाने पर क्या कर सकता है, आप उस जगह पर नहीं जा सकते, या बम्बई नहीं जा सकते, आप पूना नहीं जा सकते, किसी भी व्यक्ति पर क्या हो सकता है, भले ही कांग्रेस का बड़ा लीडर हो, उस पर रोक लगा सकता है। उसको किसी स्पेशल सभा करने पर रोक लगा सकता है इस एक्ट के द्वारा, कि आप कोई भी लोगों से मिल नहीं सकते, कोई सभा नहीं कर सकते, आप उस पर कोई स्पेशल कार्य करने से भी रोक लगा सकता है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, आप लिख नहीं सकते, आप प्रिंटिंग प्रेस में नहीं जा सकते, ठीक है, आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो ये बहुत बड़ा कदम था जिसका कांग्रेस के लोगों ने, या जो मुख्य धारा के लोगों ने इसका विरोध करना का शुरुआत किया। उसने प्रिंटिंग प्रेस पर भी प्रतिबंध लगाया इसने, क्योंकि उसने कहा कि जो प्रेस वाले हैं ये आधा अफवाह तो यही फैला रहे हैं। तो उसने कहा कि किसी भी संदेहास्पद, अब संदेहास्पद विषय वस्तु या पुस्तक ये सरकार डिसाइड करेगी, किसी भी संदेहास्पद पुस्तक के प्रकाशन या वितरण पर रोक रहेगा। या आप किसी भी संदेहास्पद पुस्तक को रखते हो और सोचते हो कि हम क्या कर सकते हैं, इसको भविष्य में हम इसको वितरित कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं, इस पर भी क्या होगा, रोक होगा। मतलब आपके यहाँ छापा पड़ता है, आपके पास कोई भी ऐसा किताब मिलता है और सरकार कहती है कि ये क्या है, संदेहास्पद है, उसके आधार पर भी क्या हो सकता है, आप पर रॉलेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकते हैं। तीसरा चीज, भारतीय साक्ष्य अधिनियम उस समय डिसाइड था कि किन किन चीज़ों को अदालत साक्ष्य के रूप में मान सकती है। तो इसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो स्पेशल अदालत है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा अगर कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ कहा जाता है इसको साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, ठीक है। इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कई चीज़ें वितरित है कि इसको अदालत में साक्ष्य के रूप में माना जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है वह पुलिस के दबाव में क्या कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है, या कोई भी जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है वो पुलिस के दबाव में प्रस्तुत कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जिन भी चीज़ों को साक्ष्य मानने से मना किया गया है, अगर अदालत चाहे तो उनको साक्ष्य मान सकता है। ये भी कठोर प्रावधान इसमें किया गया है। इन्हीं सब कारणों से इस पूरे रॉलेट एक्ट का विरोध व्यापक पैमाने पर होना शुरुआत हो गया। अब क्या क्या विरोध होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। गांधी जी ने
विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, व्यवस्थापिका जो सभा था, व्यवस्थापिका सभा से मुख्य जितने भी भारतीय थे उन्होंने क्या किया, इस्तीफा देना शुरू कर दिया। 3 प्रमुख नेता उन्होंने तत्कालीन क्या किया, तुरंत इस्तीफा दे दिया इस व्यवस्थापिका सभा से। कौन कौन से थे? एक थे मोहम्मद अली जिन्ना जी, मुस्लिम लीग के बड़े नेता, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरे कौन थे? मजरूल हक जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तीसरे कौन थे? उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। अब भारतीय विरोध करना शुरू किए। गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने ऐलान किया कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन चलाएंगे और आंदोलन एक संगठन के द्वारा होगा। तो उन्होंने कांग्रेस से इतर एक सत्याग्रह सभा की शुरुआत की, इसका विरोध करने के लिए। किसका शुरुआत किया? सत्याग्रह सभा की शुरुआत की। इसका बनाया कब इन्होंने? 24 फरवरी 1919 को। 24 फरवरी 1919 को किसके द्वारा बनाया गया? गांधी जी के द्वारा बनाया गया। और ये निर्णय लिया गया कि पूरे भारत में ये सत्याग्रह सभा के द्वारा अलग अलग धरना प्रदर्शन आयोजित होगा और हम अपनी बातों को अंग्रेजों के समक्ष रखना की, प्रस्तुत करना की शुरुआत करेंगे। और इस सत्याग्रह सभा के द्वारा निर्णय लिया गया कि पूरे भारत में एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा, हड़तालें की जाएंगी, दुकानें बंद की जाएंगी। कब? 6 अप्रैल 1919 को इस कानून के विरोध में क्या होगा? राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगा। और इसको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इसको बनाया गया राष्ट्रीय अपमान दिवस, कि हमारा ये अपमान है, भारतीयों का अपमान है। भाई लड़ाई चल रहा था तो अलग बात था, भारत सुरक्षा अधिनियम ला दिए थे, लेकिन अब तो युद्ध खत्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, तो इतना कठोर कानून आप भारतीयों के लिए क्यों ला रहे हैं? और इसके तत्वाधान में भयंकर विरोध प्रदर्शन होने की शुरुआत हो गई। आगे देखते हैं, वो भयंकर आगे हिंसात्मक होने लगता है, जिससे आगे चल करके महात्मा गांधी नाराज होकर के वो क्या करते हैं, इस आंदोलन को, सत्याग्रह सभा की जो ये आंदोलन था उसको वापस लेते हैं। इसी में एक होता है जिसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, इसी के प्रत्युत्तर में भारत में होता है जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, अब जलियांवाला बाग कांड में अंग्रेजों ने निशंस निहत्थे भारतीयों की हत्या कर दी। तो ये कब होता है? ये दुर्घटना कब होती है? 13 अप्रैल 1919 में। अब विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहता है और अंत में जा करके सरकार को झुकना पड़ता है और मार्च 1922 में तक जाके इस रॉलेट एक्ट को अन्य 22 जो नियम कानून में थे उनके साथ समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार देखते हैं कि रॉलेट एक्ट जो एक कह सकते हैं काला कानून, जिसने भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों की मानसिकता को उजागर करता है और इसने क्या किया, भारतीयों के शोषण दमन की शुरुआत की। इसके प्रत्युत्तर में अब गांधी जी अब फ्रंट पर आ जाते हैं। सारा का सारा मोर्चा कौन संभाल रहे हैं? गांधी जी संभालना शुरू करेंगे। अब यहाँ से गांधी जी के आंदोलनों को हम लोग पढ़ने की शुरुआत करेंगे। गांधी युग का प्रारंभ हो जाता है। कल थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में कि इस जलियांवाला बाग कांड में क्या हुआ था, ये घटना इतना महत्वपूर्ण इतिहास में क्यों है। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं।